हेलो। मेरा नाम अनवर उपाध्याय है। मेरे नीट में मार्क्स 561 है और रैंक 7879। केमिस्ट्री इस बार तो काफ़ी ट्रिकी सी आई थी, और उसमें सारा के सिंह सर की वजह से ही हो पाया था। उन्होंने क्लास में सारी चीज़ें करवाई रखी थी, जो सब आई पेपर में कैसे होना था सब सर ने पहले ही बता रखा था, और डाउट सर बताते ही हैं हमेशा अच्छे काफ़ी। तो उससे केमिस्ट्री में काफ़ी फायदा हो जाता है। और तुम्हारा 12 के साथ है ना? हाँ, बताओ बताओ। ट्वेल्थ के साथ बोर्ड्स दिए थे मैंने इस साल। बोर्ड्स में 95% आई थी। 11 और 12 दोनों यहीं से किए ना? 11 12 दोनों यहाँ से करे थे। इसके ओके। भाई भी इसका भाई भी मेरे से पढ़ा है। और भाई अर्नब उपाध्याय अभी कहाँ पढ़ रहा है? नाम से मौलाना आजाद। मौलाना आजाद से किया है वो। और ये है इसका भी, मतलब कि एक टेस्ट वगैरह में लगभग पूरे नंबर ही लाता था, 720 में 720। अब पेपर ऐसा था कि हो जाता है पहले, वरना ये हो सकता है पूरे ही लाता। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये पूरा ही ले, क्योंकि टेस्ट में हमेशा ही बहुत अच्छा करा। कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही लिखा होगा आगे लाइफ में, यही मान के चलो। ठीक है। हाँ, आगे। कोई नहीं। लो अर्नब। हेलो। अ, मेरा नाम अर्नव गर्ग है एंड मेरी नीट में रैंक आई है 16,830। मेरे मार्क्स आए हैं 541। एंड मेरे मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दी थी पूरी। फिर मैं 11th के बाद 12th में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था सर के पास। फिर 12th में आके मैंने 11 12th पूरी फिर से पढ़ी थी, 12th की सर की वीडियोस देख के। एंड 11th की भी। एंड तो ये पूरा 12th में आया हमारे यहाँ, 11th वेस्ट करके। तो फिर बच्चे परेशान होते हैं कि सर 11th का क्या करना है। तो हम जनरली ऐसे बच्चे को सपोर्ट करते हैं जो पढ़ना चाहता है, तो 11th की लेक्चर अवेलेबल करा दो, या प्रॉपर वाले बैच के भी लेक्चर ये 12th में पढ़ रहे होते हैं। तो उस तरह से इसने 11th भी अपना कहीं और पढ़ा था, 11th तो इसने कवर कर। ठीक है। और बताओ। सबसे ज़्यादा वीक मेरी स्टार्टिंग में केमिस्ट्री ही थी। ऑन एन एवरेज मेरे पहले 180 में से 120 के अराउंड बैठते थे, 110 120 पहले टेस्ट में। जब ये आया था तो इसके केमिस्ट्री बहुत कम नंबर आते थे। उसके बाद उसके बाद मैंने फिर जब यहाँ से पढ़ा तो अब लास्ट तक मेरा एवरेज 170 175 तक पहुँचने लगा था आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में। के बोर्ड में कितने मार्क्स है? बोर्ड में मेरे केमिस्ट्री में 100 आए थे। केमिस्ट्री ही सबसे अच्छी गई थी। इसमें तुम्हारा नीट में केमिस्ट्री का परसेंटाइल कितना है? केमिस्ट्री का परसेंटाइल है मेरा 99.3। एंड मेरे क्या कहते हैं इस बार भी केमिस्ट्री में ही हाईएस्ट आया, नीट में भी 145। पेपर टफ था तो उस हिसाब से 145 भी बहुत नंबर है। यस जी सर। और कुछ पूछना है आपको? चलो ये पहले इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। हेलो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ युगल शर्मा। मैंने इस बार पहली बार नीट दिया था ट्वेल्थ के साथ। ट्वेल्थ में मेरे 94.4% थे। नीट में मेरे 571 मार्क्स हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 5230। केमिस्ट्री में 138 मार्क्स हैं, जिसमें कि परसेंटाइल है 98.89। और नीट के एक दिन पहले तक भी केमिस्ट्री से एक पर्सनल सी चिढ़ थी मुझे, क्योंकि इरिटेटिंग लगती थी, बहुत रटने का होता था, 3 अलग अलग ब्रांच होती थी। लेकिन नोट्स इतनी बार पढ़ लिए थे कि मुझे ये पता था क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आंसर याद आ जाएगा। इतने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई कर ली थी। पहले वीकली टेस्ट, उसके बाद रिवीजन टेस्ट, उसके बाद 11th के लास्ट में एक और बार टेस्ट। सेम पैटर्न 12th में, और लास्ट में फाइनल टेस्ट सीरीज। तो रेपिटेशन से इतना अच्छे से याद हो गया था कि जो भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि सब्जेक्ट पसंद नहीं है, उसको साइड रख के नीट में पेपर के लेवल के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस हो गई मेरी। हम्म। 11th 12th ना? हाँ, दोनों ये साल मैंने यही सब तैयारी करी नगर है। से और मोदी नगर से बच्चा बिलोंग करता है, इतनी दूर से आया। एक और बच्चा मोदी नगर का है, इंसान शर्मा, वो आ नहीं पाया। तो दो बच्चे, तीन चार बच्चे आते थे मोदी हाँ जी, नगर हाँ में ना। जी। अपना व्हीकल करके ये लोग रिजर्व आते थे 11 से ही, 2 साल पूरा यात्रा आए गए है ना, आने का भी खर्च होता है। फिर 2 साल में इनका इसका भी सिलेक्शन हुआ है, एक और बच्चा है ईशान शर्मा, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। वो आ नहीं पाया मिलने, शायद कहीं गया हुआ है। जी।
Hello, hello everyone. My name is Vansh Saxena. I studied from GK sir till नहीं मतलब 11 12 दोनों मैंने यहीं से पढ़ी थी। मेरे नीट में स्कोर 574 है, जिसमें केमिस्ट्री में 135 है, विद ऑल इंडिया रैंक 4697। सर 4697। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जेई भी इसी साल दिया था 12th के साथ ही, और मैंने जेई भी निकाला विद 97 परसेंटाइल ऑल ओवर, और केमिस्ट्री में 99.26 समथिंग परसेंटाइल। दो बच्चे हैं जिन्होंने बस मैथ भी था, पीसीएम भी नहीं सर, मैथ नहीं था। था। अच्छा मैथ नहीं सर था, पीसीबी। बस असेसमेंट के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कि एनडीए ही पेपर दोनों कंडक्ट करती है। तो इन दोनों बच्चों ने मेंस का भी एग्जाम दिया था, और दोनों एनआईटी कंफर्म है दोनों का, बट ये तो ले नहीं सकता कि नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया था, नहीं इससे भी मैथ नहीं था, इसको करने के लिए बस दिया था। और दोनों का परसेंटाइल इतना है कि उतना ही पे एनआईटी मिल जाएगा, बट क्योंकि मैथ नहीं तो ले नहीं सकता, और वैसे भी उसे जाना भी नहीं था, उसे एमबीबीएस करना है। यस सर। बट इन दोनों बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। मेरी क्लास 12 में भी 89 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, विद ओवरऑल 89.6 परसेंटेज थी। यस सर। कम ध्यान दिया था सर सर। कि 12वीं के साथ कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान देते, तो बोर्ड में कम नंबर रह गया, बट ओवरऑल इसके 574 मार्क्स नीट्स में। तो उससे कोई जब नीट में हो गया सिलेक्शन, तो कोई पूछ नहीं रहा तुम्हारा बोर्ड का नंबर क्या है ना। देखिए है ना। सर, पहले मुझे सच बताऊं तो केमिस्ट्री मुझे भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने जेई निकाला तब मुझे आपका अहमियत की बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि पहली बात, सर के नोट्स में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके आप नोट्स बंद पढ़ के जाइए एग्जाम में, आप आराम से निकाल लेंगे कंपटीशन। और दूसरी बात, टेस्ट तो बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत सारे बच्चे सर मैंने देखे हैं, कुछ चीटिंग करके देते हैं, कुछ छोड़ ही देते हैं टेस्ट, तो टेस्ट मत छोड़ो बिल्कुल भी। मेरे तो नाम भी गलत लिख देता हाँ। यस सर। है। हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलांशी धामा और मेरा नीट में 555 स्कोर है और केमिस्ट्री में मेरे 151 है। तो इसका सारा क्रेडिट तो जीके सर को ही जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी, बट सर ने बहुत ही अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया था, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और इस बार मतलब लाइक एक क्वेश्चन था जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ तभी हो सकता था अगर लाइक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आता हो। उसमें था कि एक्सेस रिएजेंट डालो, तो वो आपके कॉन्सेप्चुअल वे में यूँ से आप सॉल्व कर सकते थे, वैसे रटा रटाया नहीं हो सकता था। तो वो जीके सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली बहुत अच्छी पढ़ाई थी। सो थैंक यू सो मच सर। और मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि जैसे डी ब्लॉक है तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ती हैं, या फिर जैसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा डेटाबेस चीज़ें होती हैं। तो आप लोग मतलब जैसे उनकी कुछ चिट्स काइंड ऑफ सी बनाकर उन्हें अपने रूम में कहीं चिपका लो, और लाइक रोज उन्हें देखते रहो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाएगा और फिर वो वैसे ही याद होगा। या जैसे आपको भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपने तब देख लिया, तो इन चीज़ों को याद करने का यही एक मतलब तरीका है। कॉज फिर बाद में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन्हें मगअप करके फिर सॉल्व करना। हाँ, मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था सर। तभी टोटल जो है हमारे यहाँ से 15 बच्चे तो सिलेक्ट हुए ही है। दो बच्चे और है जो 11 12 हमारे यहाँ से ही किए थे, वेदांश कसाना और कुशाग्र जखमोला। बट वो ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो वेदांश कसाना का 601 नंबर है और पवन जखमोला का 500 कुछ नंबर है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्योंकि वो किसी और इंस्टीट्यूट में भी इस साल पढ़ रहा था, तो कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने वो रिजल्ट शेयर नहीं किया। तो अभी इस साल जो 100% जो हमारे यहाँ ही पढ़े हैं, कहीं और नहीं, टोटल 15 सिलेक्शन है। ठीक है। वो बच्चे भी दोनों सुबह आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो और आप कुछ बच्चों से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, है ना। बोलो, कुछ पूछना है। तो पूछना है किसी को तो बताओ, कितने घंटे पढ़ते थे, ये सब क्वेश्चन, क्या नोट्स, क्या क्या बुक्स लगाए, ये सब बताओ। तुम कौन कौन सी बुक्स लगाए या कितने घंटे पढ़ रहे थे, ये बताओ। मैंने केमिस्ट्री के अंदर तो मैंने एन अवस्थी करी थी फिजिकल के लिए, और एम एस चौहान करी थी ऑर्गेनिक के लिए। और उसके अलावा पढ़ाई तो वेरिएबल होती है, स्टार्टिंग में थोड़ी कम कर रहा था मैं, 4 5 घंटे।
एवरेज, और फिर एंड में आके 10 12 कभी 15 घंटे हो जाता था। मेन तो यही होता है, बस क्वालिटी ज़्यादा होती है इंपॉर्टेंट टाइम से। जितनी देर पढ़ा उतने समझ के पढ़ा, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा बस। सही है। हाँ बोलो। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में, हाँ। इम्प्रूव कैसे किया, कोई बताना चाहता है इसका आंसर, कि पहले कम आते थे? मेरे केमिस्ट्री में पहले बहुत कम आते थे, लेकिन मैक्सिमम जो मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है वो सर के नोट्स एंड मैंने सर की डीपीपी सारी सॉल्व करी है। डीपीपी में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते थे लाइन बाय लाइन, तो मैंने वो बहुत बार सॉल्व करे हैं। एनसीईआरटी मैंने केमिस्ट्री की कम से कम 3 4 बार पढ़ी है। एंड बस दैट्स इट, डीपीपी एंड वो कर लो, बहुत है, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आई थिंक। तुम बताओ। जिस भी टेस्ट में मार्क्स कम आए पहले तो उसका एनालिसिस कर लो। अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो एक मिस्टेक बुक बना लो, उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को लिख लो बिल्कुल एग्जैक्टली और कंटेंट को वैरायटी कम रखो, रिपीटिशन ज़्यादा रखो। सर की जो डीपीपी है वो, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आज तक भी पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अगर आपने सर की डीपीपी एक बार कर लिया है तो अगली बार उसको दोबारा करो, ना कि कोई हेल्प बुक उठाओ। जब आपको डीपीपी का हर एक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आ जाएगी तो कर ही लूंगा मैं, उसके बाद किसी हेल्प बुक पे जाओ। पहले डीपीपी, फिर पीवाईक्यू, फिर दोबारा डीपीपी, दोबारा पीवाईक्यू। रेपिटेशन से चीजें याद होती हैं। जब आप सेम क्वेश्चन को बहुत बार देख लोगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा, आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसके कहने का क्या निचोड़ है, कि कई बच्चे मान लो एक कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर अगले साल दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं, मटेरियल थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है, फिर वहाँ के वो नोट्स करना चालू कर देते हैं। उससे अच्छा है कि एक ही जगह अपने पे फेथ रख के जो भी दिया जा रहा है, हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट ही देता है, जिससे कि रिजल्ट इंप्रूव हो। तो इसका कहने का मतलब है 10 किताबें ना करो, 10 रिसोर्सेस मटेरियल ना करो, एक ही अच्छे क्वालिटी का कंटेंट, और अगर आपका टीचर दे रहा है तो उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को बार बार करना है। उसी उसके टेस्ट में कुछ क्वेश्चन नहीं हुए होंगे तो उस तरह के क्वेश्चन पे काम करना है, उसके डीपीपी क्वेश्चन नहीं हुए होंगे तो उस तरह के क्वेश्चन पे काम करना है। ऐसा नहीं कि आज तो ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, अब एक दूसरी भारी किताब खरीद के लाया, उसके लगाना चालू कर दिया, तो फिर अगले टेस्ट में नहीं आया तो फिर तीसरी किताब खरीद के ले आया, ऐसा नहीं। और कई बार बच्चे ऐसे करते हैं पीयर प्रेशर में, कि उसका फ्रेंड बोला कि मैंने तो ये वाली किताब लगा ली है ना, वो और जान उसके बोलता है हो सकता है वो लगाया भी ना हो, तो वो भी वही मोटी किताब खरीद के ले आता है। 4 दिन तक तो किताब ही देखता रहता है, इतना नया किताब है, पेज ही पलटता है, कितने चैप्टर हैं क्या है नहीं। तो उससे अच्छा है कि जो दिया जा रहा है उसी को करिए बार बार। पतली चीजें, कम चीजें, क्वालिटी कंटेंट बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है ना। नहीं तो 10 जगह पढ़ के भी नहीं होता है, होने को एक ही जगह से हो जाता है और एक ही बार में हो जाता है ना। तो इसका मतलब उसका राज उसी कंटेंट में ही छुपा हुआ है, पढ़ने के अप्रोच में ही छुपा हुआ है ना। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी बच्चे का? कोई विशेष स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बीच में जैसे पढ़ते पढ़ते आपको लगता है इस साल नहीं होगा, किसी के मन में आता है ना ख्याल, कभी कभी टेस्ट सीरीज के मार्क्स देख करके, है ना, तो फिर कैसे तुम बाहर निकलते हो, इस पे कुछ बता सकते हो? कभी तो मन में आता है ना बीच बीच में? सर अगेन सेम थिंग है कि जब भी मैं टेस्ट को लेकर परेशान होता था तो एक बार में जितना रोना था रो लिया, लेकिन उसको लेके बैठे नहीं क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होने लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है। तो और अगर कोई टेस्ट बहुत ही बुरा गया तो आप ये सोचो कि ये नीट तो था नहीं, मुझे तो नीट में अच्छा करना है। अगर ये वाला खराब हुआ है तो इससे लर्न कर लेते हैं, लेसन ले लेते हैं जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, क्योंकि नीट में कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। बाहर से आएगा तो सबके लिए बाहर से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा उसको। आपको बस अपने नोट्स को बार बार करना है, सेम चीज आ जाती है हर बार की, रिपीट करो अपनी चीज़ों को। और अगर टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो थोड़ा सा अपना टाइम लो, रिलैक्स करो, एनालाइज करके रीस्टार्ट करो, लेकिन लेके बैठे मत रहो, डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, कभी ड्रॉप लेना पड़ जाए फिर। यही होता है कई बार कि बच्चे जैसे टेस्ट तैयारी करते करते, जैसी दिसंबर जनवरी फरवरी आता है, उनके अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो पहले ही घर में माहौल बनाना चालू कर देते हैं कि मेरा तो, हाँ लीजिए। मेरे को याद आई अभी सर की बात सुनते सुनते कि एक बहुत बड़ी गलती जो मेरे बैच में बहुत बच्चों ने करी है, अगर मतलब बैच में 100 बच्चे थे तो 50 से ज्यादा बच्चों ने गलती करी होगी। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या फिर टेस्ट की तैयारी नहीं है तो टेस्ट दो ही मत, वो गलत है। आपकी जितनी तैयारी है उतनी दो, उसमें जो गलती होगी उसको एनालाइज कर लो। जब आप टेस्ट मिस करते, ये कुछ भी नहीं होता कि मैं घर जाके कर लूंगा और मैं डीपीपी बाद में कर लूंगा, पहले मैं ये कर लूँ वो कर लूँ।
सैटरडे का टेस्ट था, नहीं मंडे को आके दे देंगे, घर ले जाके कर लेंगे, ये सब कुछ नहीं होता। जिस दिन टेस्ट है जितनी तैयारी है दे दो, उसी दिन शाम को जाके एनालाइज कर लो, ये करना चाहिए। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं ना कि सैटरडे का नहीं तो देते नहीं, मंडे को देंगे। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे पेपर लेके चले जाते हैं, घर पे दे देंगे। तो ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि पेपर ले जाके तुम लोगों भी कभी लेके गए होगे? नहीं लेके गए तुम यहीं आके दिए है ना। ये सिंसियर वाले बच्चे हैं, ये बिल्कुल अगर सैटरडे को किसी वजह से टेस्ट नहीं दे पाए तो ये मंडे को आके यहीं पे दे देते। और इतने ही सिंसियर बच्चे हैं कि अगर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने टेस्ट का सोल्यूशन भी भेज दिया तो भी ये देखेंगे नहीं उसे पलट के, आंसर की एकदम ईमानदारी से ही टेस्ट देंगे। ऐसे। और कोई क्वेश्चन? तुम कोई चीज याद करने के क्या तरीके अपनाते थे? कोई चीज अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या करते थे कुछ? हाँ, लिख के करते थे, कैसे करते थे? हाँ? बेड के साइड में मैंने जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के मेरे को फंक्शंस याद नहीं होते थे, तो मैंने सारे जो है अपने बेड के साइड में चिपका रखे थे। रोज जब सुबह उठता था एक बार नजर मार लेता था। तो इतनी बार पढ़ो कि तो कि अपने आप सबकॉन्शियसली आपको याद हो जाता है। जब भी कोई चीज़ आपको ऐसे याद ना हो रही हो, उसको आप पेपर पे लिख के आपके बेड, अपने बेड के साइड में रख लो। बेड के साइड में जो वॉल है उस पर चिपका लो। तो जब भी आप उठो एक बार बस सबकॉन्शियसली उस पर नजर मार लो, तो काफ़ी हद तक याद हो जाता है उससे। या फिर मैंने बेड के सामने एक बोर्ड लगा रखा था, कुछ याद नहीं होता तो मैं उस पर लिख लेता था एंड बार बार उसको देखता रहता था। फिर मेरे को याद आया, एक बच्ची क्या करती थी, वो एक दो साल पहले सिलेक्ट हुई है। वो मवाना से आती थी बच्ची। तो उनने क्या किया, उसे अगर नहीं याद होता तो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद का बना रखा था। उस चीज के ऑडियो रिकॉर्डिंग, चूंकि उसने खुद के रजिस्टर जो क्लास में नोट्स बनाए थे उसको देख के ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। और बस में वो फिर उसे सुनते हुए आती जाती थी। तो चूंकि उसने खुद से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करा, खुद के ही नोट्स देख के, तो ऑडियो सुन के भी दिमाग में पूरा पिक्चर बनेगा, है ना। तो इस तरह से उसको याद हो जाता था। तो उसका ये तरीका बड़ा सही था, तो मुझे भी याद आया तो मैं शेयर करता हूँ आपको। और कोई? अब जरूरी नहीं कि वो जैसे बस से आते थे तुम भी बस से ही आते हो भाई हर घर में जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे हो उस वक्त आप वही म्यूजिक ऑन कर दो जो आपने खुद बनाए, याद करने के लिए वही ऑडियो। जब आप बोर हो गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसी को ऑडियो चला दो तुम। कभी तो होता है ना कि आप टायर्ड हो जाते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसी को चला दो फिर, है ना। तो ये बोरियत वाले टाइम में वही उसको यूज कर लो। तो ये सब कुछ कुछ अपने खुद के भी होते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे? आप पूछ रहे थे? हाँ बेटा, बताओ। जैसे सर कोई टेस्ट का जैसे एक चैप्टर दे दिया मोल कॉन्सेप्ट, तो उसको रिवीजन कैसे करें? जैसे सर तो काफी सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, तो क्वेश्चंस की भी रिवीजन करनी है या बस कॉन्सेप्ट की? क्वेश्चन ये है कि जैसे सर तो बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं हर टॉपिक पे, तो जब मान लो इस वीक में टेस्ट आ रहा है तो हम टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए क्या करें? क्वेश्चन को रिवीजन करें या सिर्फ कंसेप्ट की करें? आपने मोल कंसेप्ट का नाम लिया तो मैं एग्जांपल से पूरी स्टोरी लाइन बता देता हूँ आपको। आपने मोल कंसेप्ट क्लास में पढ़ा, अब कमिंग सैटरडे उसका टेस्ट होगा। आप वो टेस्ट दीजिए सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़कर और उसके बाद नोट्स के क्वेश्चन करकर। पहले नोट्स पढ़े, जितना भी टेस्ट में आ रहा है उसके क्वेश्चंस करे, फिर आपने टेस्ट दिया। अब जब अगली बार और ज़्यादा कंटेंट हो चुका होगा, मोल कंसेप्ट का ही दोबारा टेस्ट होगा या फिर कंबाइंड टेस्ट होगा 2-3 चैप्टर्स का, तब आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया करो, हर बार मार्क कर दो। अब की बार क्वेश्चन सिर्फ वो करने हैं जो पिछली बार नहीं हुए थे। उसके बाद जो पिछला टेस्ट था मोल कंसेप्ट का, उस टेस्ट को उठाओ, उसमें जो गलतियां थी वो करो। अब ये सब करके जाओ नेक्स्ट टेस्ट में। अगली बार जब टेस्ट होगा, फुल सिलेबस हाफ सिलेबस जो भी होगा, उसमें ये सब कुछ दोबारा करके जाओ, इसके मार्क्ड क्वेश्चन। हर बार नोट्स थोड़े से नजर जरूर मारनी है, क्योंकि वही बात है, दोबारा रिपीट हो जाएगा तो याद हो जाएगा। देखो, हर बात का सार ये है कि ये सारे बच्चे नोट्स एक ही पढ़े, नोट्स एक ही पढ़े। हो सकता है हमारे नोट्स के पढ़ने के बाद हमारे डीपीपी के साथ साथ कुछ बच्चे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाए, बट उसी नोट्स में उतनी पावर थी कि वो बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे। उसी नोट्स में इतनी पावर थी कि किसी टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन हो पा रहे थे। यानी हर समस्या का समाधान नोट्स में ही है। और अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि नोट्स में हर वेराइटी का क्वेश्चन वो कराता ही कराता है। नहीं तो सिलेक्शन कम हो जाएंगे। और उसे अपना अगर नाम बरकरार रखना है ना,
अच्छा रहना है तो उसे तो हर वैरायटी क्वेश्चन कराने ही चाहिए और कराना ही पड़ता है। समझ में आया? इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया आपको अपने बारे में भी कि आपको नोट्स में हर तरह के क्वेश्चन कराए हुए मिलते हैं। ठीक है। एक और बच्ची यहाँ पे बैठी, इसकी दो दो बहनें पढ़ी है, दोनों ही डॉक्टर है, हमसे ही पढ़ी है। क्या क्या नाम तुम्हारा? हाँ, वर्णिका भारद्वाज और यशिका भारद्वाज, दोनों बच्ची पढ़ी है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, हाँ पूछो। बोलो बोलो। बच्चे का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या नोट्स से ही बार बार पढ़ना चाहिए, इसमें कुछ कहना चाहते हो? नोट से ही बार बार पढ़ना चाहिए। जो आप पढ़ाने के बाद फर्स्ट टाइम नोट्स पढ़ोगे तो आपको हो सकता है रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगे, 20 मिनट 25 मिनट। लेकिन जब आप उसी सेम नोट्स को 20 बार 25 बार सेम नोट्स को पढ़ते रहोगे तो इवेंचुअली टाइम बहुत कम लगने लगेगा आपको रिवाइज करने में। 4 से 5 मिनट में आपका पूरा पूरे चैप्टर रिवाइज। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जब एज ए टीचर और जैसे ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है आपको बताता है कि बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो आप एज ए स्टूडेंट, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप भी सक्सेस हो जाओगे तो आप भी यही बात बोलोगे, सेम स्टेटमेंट आप बोलोगे। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतने 3 सब्जेक्ट है और बार बार जब हम रिवाइज करेंगे, जब सर फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं तो सारे चैप्टर आते हैं सर, तो हमारे पास फिजिक्स के भी 3-4 रजिस्टर होंगे, केमिस्ट्री के भी 3-4 रजिस्टर होंगे, बायो के भी 3-4 रजिस्टर होंगे, और फुल सिलेबस में सर हम कैसे कर पाएंगे? तो तुम्हारे मन में ये अभी से ही डर वाली बात आ गई, तो तुम अभी से ही कोई दूसरा रास्ता, शॉर्टकट जुगाड़ सोचोगे अभी से ही, क्योंकि तुम इसके स्टेटमेंट से एग्री शायद अभी नहीं कर पा रहे हो। तो इसका कहने का मतलब है कि आज से अगर आप मानते हो कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, तो आज जो भी टीचर आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, घर पे जाइए तो सबसे पहला काम है नोट्स रजिस्टर पढ़ना। ना कि जाते के साथ तलवार निकाल लिया, लाओ आज सारे क्वेश्चन लगा ही दूंगा। पहले नोट्स पढ़ना है, क्योंकि नोट्स में वो दम है जो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। पहले नोट्स, यानी नोट्स पढ़ने के लिए अलग से 1.5-2 घंटे निकाल लो। फिर अगले दिन तुम आए क्लास करने, तो उस दिन का भी पढ़ना है और पिछला वाला भी पढ़ना है। तो पिछला 2 बार हो गया, तो पिछला वाला जब सेकेंड राउंड हो गया तो उसको पढ़ने में क्या उतने ही देर लगेंगे जितनी बार पहला टाइम लगा था, या से कम लगेंगे? कम लगेंगे। तो वैसे ही जब ये मल्टीपल टाइम हो जाएगा तो फिर आपको पूरे रजिस्टर पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग को पता होगा कि हमको इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है, फिर उसे पढ़ेंगे आप बार बार। तो कुछ इनके कहने का मतलब ये है, इसकी स्टेटमेंट का सार ये है, ऐसा नहीं कि पहले ही डर जाए, है कि नहीं? सही कह रहा हो ना? क्योंकि बच्चे पहले ही डर जाते, इतना कैसे कर पाएंगे सर, हमसे तो ना हो पाएगा। कोई शॉर्टकट जुगाड़ है, कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए टेलीग्राम पे, है कि नहीं? बने बनाए खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो चाहे तो, जैसे मैंने बता ही दिया कि आपको आज रिवाइज किया, 1-2 बार जब नोट्स रिवाइज करते हो तो फिर आपको लगता है कि ये है मुझे दिक्कत है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर उसके ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लो, बहुत तरीके हैं। हाँ, लेकिन खुद का वो होना चाहिए, कभी किसी और का नहीं होना चाहिए, होना चाहिए खुद का। खुद के बनाए हुए जब पढ़ोगे ना तो दिमाग में इमेज चलेगा उसका, है ना? और लेक्चर करोगे तो सर की एक्टिंग चलेगी दिमाग में, पूरा मूवी चलता है एकदम, है ना? चलो, और कुछ पूछना है? चलिए, तो थैंक यू सो मच, एक बार और तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए इनका। इन सभी बच्चों को आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और बहुत बहुत बधाई, अपने ड्रीम कॉलेज को जाएं और आगे भी जीवन में बहुत अच्छा करें, है ना? इसी तरह से देश का, मम्मी पापा का, टीचर का आपने मान बढ़ाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। और बच्चे आएंगे जैसे जैसे तो मिलवाऊंगा मैं आपको, ठीक है? मिठाई खा के जाना है सबको, मिठाई खा के जाना है। तो अभी रमेश जी आएंगे, मिठाई खिलाएंगे आपको, ठीक है?